चीज़ें हम बनाते हैं, जल्दी जल्दी फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते थे 3 चीज़। कौन सी सर? सबसे पहले हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे बनाते थे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको P&L बोलते हैं, P&L नहीं बोलते कुछ लोग, P&L बोलते हैं। P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड बनेगा हमारा बैलेंस शीट, है ना? याद है ना? ठीक है, फटाफट बताओ किसमें क्या जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है बताओ बोला सर? ट्रेडिंग अकाउंट में ना सारे नहीं, कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम, बरोबर? हाँ बरोबर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता फिर? सर प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ एक्सपेंसेस, ओके, और कुछ इनकम, ठीक है। बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में जाता है एसेट, लायबिलिटीज, और एक चीज जाती है, बताओ फटाफट। एज बैलेंस शीट में तीसरी चीज क्या जाती? कैपिटल, ओके। अब देखो, आपको पता है मेरे पढ़ाने की स्टाइल, मैं लैपटॉप में लिखता हूँ, रिकॉर्डिंग भी करना, मिक्स भी करना, आवाज़ अलग, तो इसमें क्या हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है। दिक्कत इन द सेंस, जब मैं लिख रहा तो हो सकता है आपको ठक 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 ऐसी आवाज़ आ रही हो, या हो सकता है कभी कभी मैं बीच में गायब हो गया, या हो सकता है सर मेरा चेहरा काला पड़ गया। तो जब कुछ भी दिक्कत गई तो उसको इग्नोर करने का, अपने को मेन ध्यान इस पे देने का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। मैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कैसा दिख रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आवाज़ आ रही है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, ठीक है? तो ये थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस यदि हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर दैट, ओके। लेट्स कंटिन्यू। तो ट्रेडिंग में जाता है एक्सपेंस इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है एक्सपेंस इनकम, बैलेंस शीट में जाता है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तो सर ट्रेडिंग में जो एक्सपेंस और पीएनएल में जो एक्सपेंस है, इसमें क्या फर्क है? ट्रेडिंग में जो इनकम है, पीएनएल में इनकम है, जो क्या फर्क है? आपने तो इसमें भी एक्सपेंस लिख दिया, इसमें भी एक्सपेंस लिख दिया, इसमें भी इनकम लिख दी, इसमें भी इनकम लिख दी। जी हाँ, उसमें फर्क है, कुछ एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं, कुछ एक्सपेंस पीएनएल में, ठीक है? देखते हो, देखो मान लो ये है अपना ट्रेडिंग अकाउंट और ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हाथों हाथ बैलेंस शीट भी देख लेते फिर साइड में। ये हमारी बैलेंस शीट, ये क्या था बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साइड में क्या बनाया? बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं रहता, क्यों नहीं रहता कोई बता सकेगा? देखो, यदि आपने गौर किया होगा तो ट्रेडिंग के सामने क्या लिखते हैं अपन? अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के सामने क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के सामने ऐसा लिखते हैं क्या? बैलेंस शीट अकाउंट? नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं रहता, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड है ना, ठीक है? ट्रेडिंग के डेबिट में क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंसेस लिखेंगे। अब देखो, आपको दिक्कत कम जाए इसके लिए मैं कर्सों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मुझे इतने कुछ खास आती नहीं, तो राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। एक्सपेंसेस देन इनकम, आए कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक्सपेंसेस मिक्स रहेगा अपना, कर्सो राइटिंग भी और सादी राइटिंग भी, और इनकम। सर फर्क क्या है? देखो बेटा, फर्क ये है, जो ट्रेडिंग में एक्सपेंस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और ट्रेडिंग में जो इनकम जाती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। तो फिर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, उसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? ऊपर डायरेक्ट बोल दिया, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा अपने को? इनडायरेक्ट। ये वाली इनकम को भी क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट, ठीक है? ओके। बैलेंस शीट में इधर जाते हैं सारे एसेट्स और इधर जाती है सारी लायबिलिटीज। लायबिलिटी के ऊपर क्या रहता? कैपिटल। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे सर ये मालूम है ना, क्यों रिपीट कर रहे? देखो बेटा, 1 घंटा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें वापस रिवाइज हो जाएंगी। अब इतने 4 महीने में आपने बीच बीच में क्या किया? हो सकता है आपने किताब को हाथ भी नहीं लगाया, हो सकता कोई कुछ पिक्चर देखने में लग गया, कोई
गेम खेलने में लग गया, कोई क्या कर रहा, तो सर हो सकता है आप पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, तो 1 घंटा थोड़ा सा जाएगा, लेकिन इसका अपने को बेनिफिट मिलेगा, रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आपको हो गया, आपको सब आता है, लेकिन फिर भी इसको आप देखो। अच्छा, और एक बात, जो नई बैच थी, नई बैच में 7-8 लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो उनका तो वही चल रहा था अपना, क्या बोलते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वही चल रहा था। तो मैं वो तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। आपको खुद होके 11 की बुक देखो एक बार, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, या यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे कुछ थोड़ा बहुत सर्च करो, मतलब फाइनल अकाउंट तक आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत जाएगी। तो वहाँ तक आप थोड़ा बहुत सर्च कर लो पहले, फिर बाद में यहाँ तक, ठीक है। तो और उन लोगों को क्या करने का, उन लोगों का ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो जो 7-8 लोग स्पेशली जो लेट आए, तो उनको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट मत लो क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में पड़े हुआ रहता, कोई देखता नहीं उसको डबल, तो उससे अच्छा आप इसको लिख लो, पॉज करो और इसको लिख लेना। सारी चीज़ें आपको लिखनी है उन 7-8 बच्चों को, नए जो नए आए, और जो पुराने आए थे उनको सिर्फ देखने का है, प्रवचन सुनने का, ठीक है। सर अब ये बताओ कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या जाएगा। याद है कि सबको अपन ने कैसे बाइफरकेट किया था, कौन से एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। उसके लिए अपन ने देखी थी एक डायग्राम, याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। कैसे देखी थी हमने डायग्राम, बीच में हमारी ऐसी एक शॉप थी, फिर हम लोग खरीद के ला रहे थे अमेरिका से, यूएसए से, बेच रहे थे जापान में, फिर इधर वाले खर्चे सारे ट्रेडिंग में, इधर वाले खर्चे सारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो डायग्राम हम लोग एक बार रिपीट कर लेते। तो पहले ही बता दूँ, ये डायग्राम कहीं पे कोई भी बुक पे नहीं मिलेंगी, ये हम लोगों ने समझने के लिए बनाई। 2 चीज़ें, या तो रट्टा मार लेने का, ट्रेडिंग में क्या जाता, पीएनएल में क्या जाता, और रट्टा मार लेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 चीज़ें, 40 चीज़ें, और मान लो एग्जाम में 41वीं चीज़ पूछ ली तो आपने तो रट्टा मार के रखा, आपको आएगा नहीं। तो इससे अच्छा क्या है बेटा, हम एक लॉजिकली उसको समझते हैं। यदि कोई नई चीज़ भी आ जाती है तो हम लोग लॉजिक लगा के एक कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे कि इसको ट्रेडिंग में डालना है या पीएनएल में डालना। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, और जो लोग नए हैं उनको ये ड्रॉ भी करने का। कैसी थी डायग्राम, याद है कि आपको बता, देखो डायग्राम में बीच में था हमारा, क्या है बेटा, डब्बा, हाँ डब्बा नहीं है, ये है बिजनेस, ये हमारा बिजनेस, शॉप, शोरूम, जो भी कुछ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कहीं से दूर दराज एरिया से परचेस करके लाएंगे। एक छोटी सी कहानी देखी थी हमने कि यहाँ से परचेस कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से परचेस कर रहे हैं, और यहीं पे ये वाली साइड में कहीं पे हम लोग दूर किसी को सेल करेंगे, ठीक है। दिख रहा ना आपको, बरोबर दिख रहा हो, परचेस सेल, बीच में हमारा क्या है, बिजनेस। हाँ, यहाँ पर क्या था, बोलो बोलो क्या है, आप लोग भी मेरे साथ बोलते जाओ, है ना, थोड़ा सा बड़बड़ करते जाओ, लगने चाहिए घर वालों को कि पढ़ाई कर रहा है। मैं तो मालूम ही नहीं पड़ रहा पढ़ाई कर रहा बच्चा मोबाइल में या कोई वेब सीरीज देख रहा, ये पबजी खेल रहा। तो क्या करने का था, बीच बीच में ऐसे लाइबिलिटी ऐसा जोर जोर से चिल्लाते रहने का था। घर वालों को मालूम पड़ना चाहिए बेटा पढ़ाई कर रहा हूँ। ये क्या है बेटा, फैक्ट्री है, देखो धुआं भी निकल रहा फैक्ट्री में से, ये है हमारी फैक्ट्री। ये थोड़ा सा लिखने में मेरे को प्रॉब्लम जा रही क्योंकि क्या, मेरे को लैपटॉप थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके फिर लिखना पड़ रहा, तो थोड़ा स्लो हो रहा, बट अच्छा होगा। इधर क्या था बेटा, इधर था वेयर हाऊस। सर वेयर हाऊस म्हणजे काय, काय असते बेटा वेयर हाऊस म्हणजे, वेयर हाऊस म्हणजे असते गोडाऊन। देन इधर थी एक हमारी बैंक, ये क्या है बेटा, बैंक, मंदिर नहीं है ये, बैंक है, मंदिर जैसा दिख रहा लेकिन इसको क्या मानने का, बैंक। तो ये हमारे सारे डायग्राम के या कहानी के पात्र है, बिजनेस, परचेज, फैक्ट्री, वेयर हाउस, बैंक, सेल हम इधर करें, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे फटाफट, इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे एक्सपेंसेस। और ये जो हमारा बीच में थी, ये थी एक लाइन, इमेजिनरी लाइन। अभी बहुत जोर से आवाज़ आ रही होंगी आपको, ठाक 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 ठाक, ये थी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो अब जब हम परचेज करके लाएंगे, तो परचेज कैसे करेंगे बेटा, परचेज करेंगे हम लोग, परचेज करके लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ एरोप्लेन में लाएंगे, ट्रक में लाएंगे, बस में लाएंगे, ट्रेन में लाएंगे। तो ये जो खर्चा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा। लेकिन परचेज से लेके बिजनेस तक का जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते। क्या नाम देते बेटा, कैरेज इनवर्ड। कैरेज की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है,
कैरेज इनवर्ड। और जब हम बिजनेस से कहीं पे सेल करेंगे तो ये टाइम पे भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, इसका स्पेशल नाम था कैरेज आउटवर्ड। सर दोनों को अलग अलग नाम काहे दिए? बेटा दोनों को अलग अलग नाम इस वजह से दिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह जाएंगे, एक जाएगा ट्रेडिंग में, एक जाएगा पीएनएल में, तो सारे अलग अलग नाम आपको याद होना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब जरूरी है। और इनवर्ड मतलब है बिजनेस के अंदर आ रहा था इसके लिए कैरेज इनवर्ड, और सेल के टाइम पे बिजनेस के बाहर जा रहा है इसलिए कैरेज आउटवर्ड। और क्या क्या एक्सपेंस होंगे बोलो फटाफट। देखो फैक्ट्री, फैक्ट्री में एक्सपेंस होंगे। क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? सर फैक्ट्री यदि भाड़े की है तो रेंट देना पड़ेगा, फैक्ट्री रेंट। सर फैक्ट्री में बाकी के कोई भी एक्सपेंस ले लो यार, कोई भी लो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अच्छा फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसका एक स्पेशल नाम था, कितने लोगों को याद है? बोलो थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनाया आना चाहिए आजू बाजू वाले को। मोटिव पावर, मोटिव पावर। फैक्ट्री में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी का एक स्पेशल नाम है मोटिव पावर। यहाँ पे अकाउंट्स में हमको नाम रखने की बहुत आदत है, मतलब अलग अलग एक्सपेंसेस को अलग अलग नाम देने की बहुत आदत है, तो सारे नाम ध्यान में रहने चाहिए। मोटिव पावर। बिजनेस, बिजनेस में कौन थे? अच्छा यहाँ पे देखो जब अनलोड करेंगे अनलोडिंग चार्जेस बोलो, अनलोडिंग चार्जेस, या फिर वेजेस बोलो। अच्छा और एक था बिजनेस चालू करने के पहले जो ओरिजिनल क्रिएटर रहता है उसको अपन पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। वो भी बेटा किधर देनी पड़ती है? फैक्ट्री में चालू करने के पहले ही देने पड़ता सब कुछ, तो रॉयल्टी भी इधर आ जाती है। फिर हो सकता है अपने को बॉर्डर पे टैक्सेस देने पड़ते हैं, 2-3 टाइप के टैक्सेस रहते हैं। कौन से रहते हैं? कस्टम ड्यूटी, और एक ऑक्ट्राय भी था, अब नहीं है, जीएसटी आया जब से बंद हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में है। बुक हमारी नहीं आई लेकिन इन्होंने अभी भी पुराने कंसेप्ट छोड़े नहीं। तो ऑक्ट्राय भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो वो भी सब हमारा इधर ही लगता है। बोलने का मतलब ये तब जो हमारी लाइन ड्रॉ करें ना ये वाली, तो ये बिजनेस तक लाने तक के सारे खर्चे हुए। अब बिजनेस में गुड्स आ गया, अब इसके बाद में कौन से खर्चे होंगे? देखो सर बिजनेस के अंदर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। थोड़ा ऐसा लिखना पड़ रहा तो दिक्कत जा रही है, कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत सहन कर लेंगे, है ना। बिजनेस में कौन से एक्सपेंस होंगे? बिजनेस में सर शॉप में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, जी हाँ। सर शॉप में कोई एम्प्लॉय होंगे उसको देना पड़ता सैलरी, जी हाँ। सर बिजनेस यदि भाड़े से है तो क्या देंगे? रेंट। इधर वेयर हाउस भी यदि भाड़े से है तो वेयर हाउस को क्या देंगे? रेंट। उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? वेयर हाउस रेंट। बैंक, बैंक को भी क्या देंगे? रेंट। बैंक को रेंट नहीं देते बेटा, बैंक में क्या खर्चा आएंगे? बैंक में आएंगे सर बैंक चार्जेस, या बैंक में यदि हमने लोन लेके रखा तो क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट, है ना। तो ये सारे मोटा मोटी दुनिया भर के एक्सपेंस कभी खत्म नहीं होने वाले, तो सिर्फ आपने लॉजिक ध्यान में रखने का। बिजनेस तक लाने तक के खर्चे अलग, और बिजनेस में आ गए उसके बाद से सारे खर्चे अलग। तो सर हमारा लॉजिक क्या बोलता? हमारा लॉजिक ये बोलता, ये जो लाइन ड्रॉ करी इमेजिनरी लाइन, बिजनेस तक लाने तक के जितने भी खर्चे हैं, गुड्स को बिजनेस तक शटर के बाहर लाने तक जितने भी खर्चे हैं, सारे खर्चे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और शटर के अंदर के सारे खर्चे या सेल करने के टाइम के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब लाइन के इधर वाले जाएंगे ट्रेडिंग में, लाइन के इधर वाले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बेटा? ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक सिर्फ काम करता एक्सपेंस के लिए। मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा था ना डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम, तो ये दो चीज़ों को बाइफरकेट करने के लिए ये डायग्राम बहुत रामबाण साबित होगी, मतलब बहुत उपयोगी साबित होगी। ये इनकम के लिए नहीं है, तो इनकम में ये लॉजिक नहीं लगाना कि डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम। इनकम के लिए अलग लॉजिक है, अभी हम 2 मिनट बाद देखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एक्सपेंस के लिए। मतलब फाइनल अकाउंटिंग क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता, ट्रायल बैलेंस में 10-20 एक्सपेंस रहेंगे, तो कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में डालना, कौन सा पीएनएल में डालना। तो ऐसा आंखें बंद करके डायग्राम ध्यान में रखने का। डायग्राम के लाइन के इस तरफ वाले सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग में, इस तरफ वाले सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। बिलीव मी ये डायग्राम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। नहीं तो आप दूसरे बच्चों को पूछेंगे तो वो क्या करते हैं? रट्टा मारते, ट्रेडिंग में ये, पीएनएल में ये, फिर बाद में जंबलक होता है। और एग्जाम में श्योर शॉट कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आएंगी जो आपसे कभी देखी नहीं होगी, तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो उससे रट्टा मारने से अच्छा डायग्राम को 2 मिनट समझने का और ध्यान में रखने का, जिंदगी भर आपको काम है। ये मैंने खुद ने जब मैं
फाउंडेशन में था CPT था वो टाइम पे, उस टाइम पे मैंने खुद ने ऐसा बैठ के थोड़ा सा बनाया था डायग्राम की, ऐसा हम लोग याद करेंगे। तो ऐसे छोटी मोटी ट्रिक्स हम लोग देखेंगे हर चीज़ के लिए, रट्टा कुछ भी नहीं मारेंगे, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ लॉजिकल ट्रिक देखेंगे ताकि अपने को ध्यान में रहे, है ना। तो अब जो नए नए बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, अभी वीडियो को ये वाले पॉइंट पे करेंगे पॉज और इसको डायग्राम को निकालेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। मेरा अनुभव बोलता है स्क्रीनशॉट आप गैलरी में पड़े हुए रहते थे, देखते नहीं, तो पॉज करने का और निकालने का हाथों हाथ आएगा। जिन्होंने निकाली हुई है कोई दिक्कत, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नए लोग पॉज करके इसको निकालो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सर ये एक्सपेंस हमारे को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये लॉजिक से देखो एक बार फटाफट देख लेते हैं। आप क्या करो, आपके जो नोट्स दी हुई है फाइनल अकाउंट की, वो नोट्स में जाके एक बार ट्रेडिंग में देख लो। ट्रेडिंग में ये सारे एक्सपेंस आपको ट्रेडिंग में दिखेंगे, या जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, 11वीं में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, तो ये सब आपको ट्रेडिंग वाले आइटम दिखेंगे। देखो परचेज कहाँ जाता बेटा, ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता, ट्रेडिंग में। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग में। ऑक्ट्राय ट्रेडिंग में। वेजेस अनलोडिंग चार्जेस ट्रेडिंग में। रॉयल्टी ट्रेडिंग में। मोटी पावर ट्रेडिंग में। फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग में। फैक्ट्री रेट ट्रेडिंग में। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में। और इधर वाली सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी पीएनएल में। रेंट पीएनएल में। इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस और पीएनएल मतलब एक ही बात है, उसका शॉर्टकट। वेयर हाउस रेंट पीएनएल में। बैंक चार्जेस पीएनएल में। अच्छा सर फिर सेल भी पीएनएल में। नहीं बेटा, सेल क्या है, इनकम है। और ये लॉजिक किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के लिए ये लॉजिक है, इनकम के लिए नहीं है। तो इनकम के लिए लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ खर्चे को ये लॉजिक लगाना है, सेल ट्रेडिंग में जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या सर, एक्सपेंस का तो देख लिया हमने, आपने बता दिया कि एक्सपेंस कौन थे ट्रेडिंग में आते, कौन थे पीएनएल में। फिर देखेंगे इनकम कौन थी, इनकम ट्रेडिंग में, कौन थी इनकम पीएनएल। तो पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताओ फटाफट इनकम को कैसे बाइफरकेट किया था। देखो बच्चों, हमने क्या बोला था, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्रेडिट साइड रहती ना, क्रेडिट साइड, हाँ सर रहती ना, बिल्कुल रहती। क्या करना उसका, देखो ये क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं इनकम। तो ट्रेडिंग के इनकम साइड में केवल 7 चीजें, कितनी चीजें आती, 7। हम लोग इसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन क्लास में, इसको 7 अजूबे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ 7 अजूबे जाते हैं। कौन से 7 अजूबे हैं, देखो 2 अजूबे तो कॉमन है जो हर क्वेश्चन में रहेंगे, हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा। एक तो सेल और दूसरा बेटा क्या दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक। सीएल मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है यार, एक तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से बच्चों को हमारी टर्मिनोलॉजी पता नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड ऑन 31 मार्च। ऐसे गुड्स जो बिके नहीं, हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 2 चीजें जाएंगी ट्रेडिंग में। इसके अलावा इसके बीच में 5 चीजें, वो 5 चीजें हर क्वेश्चन में नहीं आएंगी, कुछ कुछ क्वेश्चन में आएंगी, और सारी 5 नहीं आएंगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में 1 आई, 2 आई, 3 आई, 5 आई, लेकिन हम देख लेंगे ट्रेडिंग में कभी भी ये 7 चीजों के अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो ये 2 चीजें तो हो गई सर, बची हुई 5 चीजें क्या है, देखो बच्चों बची हुई 5 चीजें ये है, गुड्स। गुड्स शब्द कॉमन है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, हर चीज के आगे गुड्स लिखने का है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ये थोड़ा स्लो हो रहा क्योंकि वो आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा स्लो लिखना पड़ रहा है मैंने, तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी। लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट इन ट्रांजिट। तीसरा क्या रहता बेटा, एक को लॉस रहता कोई तो भी, लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोर लेके भाग गया, ओ नो। देन ओनर लेके भाग गया, ओनर लेके भागेगा नहीं, ओनर लेके घर पे जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर बोलेंगे यहाँ पे, प्रोप्राइटर नहीं बोलेंगे। 11th में अपन प्रोप्राइटर बोलते थे क्योंकि 11th में सिर्फ सिंगल ओनर रहता था। अब फाइनल अकाउंट में हम बड़े बच्चे हो गए, 12th में हम लोग बड़े बच्चे हो गए, अब एक ओनर नहीं 2-4 ओनर रहेंगे, पार्टनर रहेंगे, उसको प्रोप्राइटर ना बताते हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। और एक और क्या रहता बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये 5 चीजें क्या क्या है बोलो फटाफट एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स
लॉस्ट बाय थे, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर ये चीज़ें है क्या वैसे? देखो क्या रहता, अगर आप, ये तो एक लॉजिक होगा, लॉजिक इन द सेंस ये 7 चीज़ें याद कर लो, इसमें क्या लॉजिक, ठीक है। लेकिन हम लोग एक लॉजिक ऐसा भी रहता है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में यदि आप देखेंगे तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं बेटा अपन, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरुआत में जो माल पड़ा हुआ था, वो क्लोजिंग स्टॉक जो इधर लिखते हैं वो साल के अंत में जो माल पड़ा हुआ था। तो इधर लिखते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखते हैं बेटा अपन इधर परचेज। तो बोलने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, डब्बा, डब्बा नहीं है नालायक, ये है बिजनेस, ये हमारा बिजनेस। तो मान लो हमारा बिजनेस है चेयर का, हमने लाई 100 चेयर्स परचेज करी, कितनी चेयर परचेज करी, 100 चेयर। और हमारे बिजनेस में ना ऑलरेडी 50 चेयर पड़ी हुई थी, तो ये जो पहले से पड़ी हुई थी इसको क्या बोलते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक। और जो खरीद के लाया वो उसको अपन बोलेंगे परचेज। तो बेटा बिजनेस में कितनी टोटल चेयर हो गई अब, 100 + 50 150। मतलब जब भी कोई गुड्स, जब भी कोई माल बिजनेस के अंदर आता तो उसके अंदर आने के 2 ही जरिए, कौन से जरिए हैं, या तो हो सकता पहले से हमारे पास पड़े हुआ, या दूसरा जरिया क्या है, हमने उसको परचेज करके लाया, खरीद के लाया। ये 2 जरिए के अलावा तीसरा कोई जरिया नहीं है हमारे बिजनेस में माल या गुड्स आने का, ठीक। लेकिन जाने के बहुत सारे जरिए, ये बिजनेस के अंदर आ गया। बिजनेस के बाहर जाने के क्या क्या जरिए है, देखो सर, मान लो इसमें से हमने 60 यूनिट सर बेच दिए थे, तो ये बेच दिए जो 60 यूनिट, उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेल। सेल करेंगे तो बिजनेस के बाहर जाएगा ना। नेक्स्ट, अगर मान लो सिर्फ 60 बेच दिए, 150 में से 60 बेच दिए, कितने बचते बेटा, 50 और 40 90, तो क्या रहेगा हमारा, 90 रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल ऐसे होगा, नॉर्मल जो क्वेश्चंस रहेंगे 20-25 जो भी क्वेश्चन दी हुए बुक में, हमने 50-60 क्वेश्चन देखे, उसमें से 30-40 क्वेश्चन में यही 2 चीज़ रहेंगी, मतलब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की बात चल रही है यहाँ पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ये 2 चीज़ें आएंगी, कौन सी बेटा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन कभी कभी क्या होता, तो जो हमने ऊपर देखा, कभी आग लग जाती, कभी चोर लेके भाग जाता, तो उसमें हम लोगों को करना पड़ता, ट्रेडिंग में लिखते। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, मान लो 90 नहीं है क्लोजिंग स्टॉक में, जितने भी बचे वो क्लोजिंग स्टॉक में मान लो हमारे पास सिर्फ है 30, 60 और 30 90 ने 60 चीज़ें बची। 60 चीज़ों में से क्या हुआ, देखो मान लो हमारे को आग भी लग गई बिजनेस में, 10 गुड्स में लग गई आग, तो इसको क्या बोलते बेटा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। लॉस्ट ऐसा क्यों हो गया सर, आग लग गई ना, इसके लिए लॉस थोड़ा सा कमजोर हो गया। 20 गुड्स जो है, 20 चेयर जो है, उसको क्या हुआ, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ये मेरे चेहरे के ऊपर आ रहा है क्या, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, 10 20 30 हो गए, और मान लो 10 गुड्स हो गए, गुड्स, तीसरा क्या रहता है बेटा, चोरी हो गई, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। हाँ सर, और क्या हो गया, 50 60 30 बचे, 20 ओनर लेके चले गया, उसको क्या बोलेंगे, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। जी हाँ, अब कितने बचे, 10 बचे, ये 10 को क्या हो गया, क्या बचा रहे, हाँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। अब 150 का हिसाब हो गया, देखो तो क्या हुआ, 150 गुड्स, 100 + 50 बिजनेस के, ऐसा दिखाना पड़ेगा, वो थोड़ा अपोजिट होता है। तो 150 गुड्स बिजनेस के अंदर आए, और 60 10 70 20 90 और 10 100 130 150 160, और ये 60 चीज़ें बिजनेस के बाहर चले गई। मतलब 60 नहीं है बेटा, पूरे 150 बिजनेस के अंदर आए, 150 बिजनेस के बाहर चले गए। तो जो भी बिजनेस के अंदर आता ना, ये सारी चीज़ें, इसको मान लो ये रहा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसको करने का ऐसी लाइन। तो बिजनेस के अंदर जो भी आया वो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, परचेस और ओपनिंग स्टॉक, यही आता है डेबिट साइड में। और जो बिजनेस के बाहर जाने के जो भी जरिए हैं, ये सारे जरिए हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ठीक है।
तो बोलने का मतलब या तो 7 चीज़ें अपन याद कर लेंगे कि ये 7 अजूबे हैं जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते, या तो ऐसा ध्यान में रखने का जो जो भी तरीके से बिजनेस के अंदर आता गुड्स, जैसे परचेज और ओपनिंग स्टॉक, तो इसको लिखेंगे डेबिट में, और जिस जिस तरीके से गुड्स बिजनेस के बाहर जा सकता उस सारे तरीकों को हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कौन थे एक बार फटाफट आखिरी बार मेरे साथ रिपीट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 7 चीजें कौन सी है? देखो सबसे पहले 2 चीजें बोलने का जो कि कॉमन है, कौन सी कॉमन है? सेल और क्लोजिंग स्टॉक। बची 5 चीजें क्या है? गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। इसका मीनिंग तो नाम पे समझ में आ रहा, तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है मेरी, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे, इसका पॉज करेंगे और लिख लेंगे। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर देखते जा रहे, प्रवचन सुनते जा रहे, भावनाओं में बह जा रहे और कुछ ठाव ठिकाना नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा बीच बीच में पॉज करके लिखते जाना, और जिसने लिखा हुआ है उसको कोई टेंशन, ठीक है। तो सर हमने ये देख लिया, क्या क्या देखा बेटा अभी तक? अपन ने अभी तक ये देखा ट्रेडिंग के डेबिट में क्या क्या जाएगा, अपने को मालूम है, लाइन के इधर वाली चीज़ें, लेफ्ट साइड वाली चीज़ें, और ट्रेडिंग के पीएनएल के डेबिट में क्या जाएगा, वो लाइन के राइट साइड वाली चीज़ें, ठीक है। ये भी देख लिया हमने। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या जाएगा, वो 7 अजूबे ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे। अब सिर्फ ये बचा अपना पीएनएल के क्रेडिट में क्या जाएगा, तो पीएनएल के क्रेडिट में क्या जाता, अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो 7 चीजें हमने डाली, उसके अलावा जो भी इनकम है इस दुनिया में, वो सारी इनकम कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एग्जाम में कुछ नई भी इनकम आ गई आपके पास में, तो देखने का 7 चीजों में से एक है क्या? नहीं, 7 में से एक नहीं है, सीधा उसको कहाँ लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो इनकम कहाँ जाती? 7 चीजों के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बताओ, बोला जल्दी 4-5 एग्जाम्पल। जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और क्या हो सकती है इनकम? बोलो कमीशन रिसीव, और डिविडेंड रिसीव। तो सारी चीजें रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे सब रिसीव्ड। तो पीएनएल का क्रेडिट साइड एकदम आसान है ध्यान में रखने के लिए, सब कुछ रिसीव्ड। जो भी इनकम जो ट्रेडिंग में नहीं जा रही हो जाएंगी पीएनएल में। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया ट्रेडिंग में क्या जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब एकदम बेसिक था। अब असली पिक्चर शुरू होती। अब फाइनल अकाउंट में दिक्कत क्या पे जाती बेटा? एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कैसे रहते हैं? ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता, नीचे दी हुई रहती एडजस्टमेंट। तो मेन दिक्कत जाती है एडजस्टमेंट। तो एक बार वापस से हम लोग सारे एडजस्टमेंट रिवाइज कर लें तो आपको एकदम से पहले क्लिक हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते थे तो आप भूल जाते थे सर ये ट्रेडिंग में क्यों गया, या फिर आप बोलते थे ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या है। तो एक बार रिवाइज कर लेते। पहला लेक्चर हो सकता है अपना इसमें चल जाए, लेकिन आपको देखना है, कोई भी इसको बिना देखे नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत टाइम है अपने पास, तो प्लीज़ आधी घंटा और देखो, रिवाइज हो जाएगा। कितना भी आप होशियार होंगे, कितना भी आपको आता होगा, फिर भी आप ये देखेंगे। हाँ, अब क्या देख रहे थे बेटा अपन? एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है और एडजस्टमेंट दी हुई रहती है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो भी ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की चीज का हमेशा एक ही इफेक्ट जाएगा, एक ही इफेक्ट जाएगा। मतलब देखो ये ऐसा, अरे 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 ऐसा अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा। टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस में ऐसी 3, 4, 10, 15, 20 चीजें दी हुई रहेंगी। कुछ डेबिट में है, कुछ क्रेडिट। नीचे दी हुई रहेंगी एडजस्टमेंट्स, याद है ना सबको? जी हाँ। फिर 4-5 ऐसी एडजस्टमेंट दी हुई। अपने को करना क्या रहता है? फाइनल अकाउंट बनाने का है। फाइनल अकाउंट बनाने का है मतलब बेटा क्या बनाने का है? 3 चीजें बनाने की है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो अपने को करना क्या रहता? ट्रेडिंग में से एक चीजें उठाएंगे, कुछ चीजें जाएंगी ट्रेडिंग में, ट्रायल बैलेंस में से सारी चीजें एक चीजें उठा करके तीनों में से एक जगह पे रखेंगे, ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में या तो बैलेंस शीट में। मतलब कुछ चीजें ट्रेडिंग में चल जाएंगी, कुछ पीएनएल में चल जाएंगी, कुछ बैलेंस शीट में चल जाएंगी, कुछ डेबिट साइड में जाएंगी, कुछ क्रेडिट साइड में जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी। मतलब सारी चीजें एक लाइन से लिखने का, स्टार्टिंग से आखिरी तक सारी चीजें उठा के अपने को लिखने का है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएनएल में, या तो बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस की चीज एक ही जगह पे जाएंगी, दूसरी जगह पे जाएंगी नहीं। प्लीज नोट माय वर्ड्स, ट्रायल बैलेंस की चीजें एक ही जगह पर जाएगी। और जो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई रहती है ना बेटा, ये कम से कम 2 जगह पे जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 जगह तो एडजस्टमेंट जाएंगी ही जाएंगी। सर ऐसा क्यों? इसका लॉजिक बताओ, हमको नहीं पता।
जिन्होंने अपने पास पढ़ा है, यहाँ पे बीएमए पे पढ़ा है, उसको लॉजिक मालूम है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नए बच्चे हैं, उनको मैं बताता हूँ अभी 2 मिनट में। तो एडजस्टमेंट के बेटा क्या रहेगा, दो इफेक्ट जाएंगे। हो सकता है एक ट्रेडिंग में चलेगा, एक पीएनएल में चलेगा, हो सकता है एक पीएनएल में चलेगा, एक बैलेंस शीट में चलेगा, हो सकता है दोनों भी बैलेंस शीट में चलेगा। सर ये क्या किया, ऐसा स्पाइडरमैन का ये जाली लग रही। ठीक है, मेरा बोलने का उद्देश्य ये था, ट्रायल बैलेंस की चीज़ें जाएंगी एक जगह पे और एडजस्टमेंट की चीज़ें जाएंगी 2 जगह पे कम से कम। सर ऐसा क्यों? देखो, आपको मालूम होगा ट्रायल बैलेंस कैसा बनता, कैसा बनता, कैसा बनता, कैसा बनता। ट्रायल बैलेंस कैसा बनता, बोलने का मतलब ट्रायल बैलेंस किस पर से देख के बनाते हैं। चलो जान दो एक बार पूरा बता डबल से। सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल बना लेते, जर्नल एंट्री कर लेते, फिर जर्नल एंट्री को देख के हम लोग बनाते लेजर। जर्नल पे से देखते ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा लेजर में। तो जर्नल को देख करके क्या बनाते हैं, लेजर। फिर लेजर को देख करके क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस को देख करके बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जो कि हम लोगों को अभी देखने का है ना। तो फिर सर जर्नल एंट्री क्या देख के बनाते हैं बताओ बोला, जर्नल एंट्री क्या देख के बनाते हैं। जर्नल एंट्री के पहले तो कुछ रहता ही नहीं, तो जर्नल एंट्री बेटा क्या देखते हैं, जर्नल एंट्री के लिए हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ देख के हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक, तो मेरा ये कहना है, यदि कोई चीज़ जर्नल एंट्री में हमने रिकॉर्ड कर दी, तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर दी, मान लो एक कोई भी जर्नल एंट्री लो बेटा, मान लो आपने लिया परचेस इन कैश, तो क्या जर्नल एंट्री आएंगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ये अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, तो बेटा जर्नल एंट्री पास करी तो बेशक ये परचेस और ये कैश उनके लेजर में गया होगा, 10,000 गया होगा या नहीं गया होगा, बिल्कुल गया होगा। अगर ये लेजर में चले गया होगा तो बेटा ये परचेज जो दिखेगा ट्रायल बैलेंस में और ये जो कैश जो दिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, इसके अंदर ये 10,000 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जर्नल में गया तो लेजर में भी गया, लेजर में गया तो ट्रायल बैलेंस में भी गया। तो क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में चले गया तो परचेज अलग से चले गया, कैश अलग से चले गया। तो ट्रायल बैलेंस में परचेज भी दिख रहा, कैश भी दिख रहा, तो इसलिए अपने को परचेज एक जगह पे उठा के लेके चल जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कैश एक जगह पे उठा के लेके चल जाएंगे बैलेंस शीट में। यानी डबल कुछ काम है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री हो गई थी, इसलिए लेजर भी हो गया था, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में आ गया, इसलिए उसको एक ही जगह पे लेके जाने का दूसरा इफेक्ट उसका हो चुका। हर एक चीज़ को एक जगह पे लेके जाते हैं, इसके लिए ट्रायल बैलेंस। लेकिन जो चीज़ एडजस्टमेंट में दी हुई उसका क्या रहता है, एडजस्टमेंट में जो चीज़ दी हुई है उसकी जर्नल एंट्री ही बाकी है, जर्नल एंट्री ही नहीं करी, मतलब ये चीज़ एंट्री ही नहीं करी। अब बताओ, यही चीज़ अगर एडजस्टमेंट में दी हुई रहती थी, ये सेम चीज़ ट्रायल बैलेंस में न देते हुए वो बोलते थे नीचे एडजस्टमेंट में कि परचेज 10,000 नॉट रिकॉर्ड, ऐसा कुछ, ये चीज़ एडजस्टमेंट में दी हुई थी। तो अपने को क्या करना पड़ता था, क्योंकि वो जर्नल में भी नहीं गया, लेजर में गया होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं गया, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा, इसी वजह से वो एडजस्टमेंट में नीचे दिख रहा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और जब भी जर्नल एंट्री पास करते बेटा कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होते ही होते, 2 से ज़्यादा भी होते। फिर अब उसकी जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, जैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे तो 2 अकाउंट को धक्का लगेगा कम से कम। जैसे 2 अकाउंट को धक्का लगेगा, आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन तो है नहीं, तो जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, अपने को इसका डायरेक्ट इफेक्ट देने का है फाइनल अकाउंट। बोलने का मतलब इसका लेजर जर्नल एंट्री बाकी थी, तो इसीलिए अभी जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे माइंड में, क्वेश्चन में नहीं करने का है। तो जर्नल एंट्री जब भी आ गई तो कम से कम 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, और जैसी 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई इसलिए फाइनल अकाउंट में ये 2 चीज़ों को हिट करें कम से कम। तो इसलिए एक चीज़ हमेशा गार्ड बांध लो, ट्रायल बैलेंस की चीज़ें एक ही जगह पे जाएंगी, एडजस्टमेंट की चीज़ें हमेशा 2 जगह पे जाएंगी, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। लॉजिक ये है कि जनरल एंट्री बाकी थी, अब जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री करनी पड़ेगी तो 2 इफेक्ट, 2 अकाउंट निकलेंगे, 2 अकाउंट निकलेंगे, इसलिए 2 जगह पे हिट करें। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब अपने को देखने का है एडजस्टमेंट सारे। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा हो गया, इसको मैं हटा देता, डिलीट। ओके, अब लोग हम देखेंगे फटाफट सारी एडजस्टमेंट। वेयर इज द एडजस्टमेंट? अरे एडजस्टमेंट कहाँ है बेटा? ये रही एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट के सामने ही आपने जस्ट 2 मिनट। ओके,
ध्यान से देखना है आपको। देखो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या जिम्मेदारी बढ़ गई? जब फेस टू फेस रहता तो मैं देखता कौन आया कौन नहीं आया, उसको पूछता होमवर्क हुआ नहीं हुआ। अभी आपके हाथ में लेक्चर देखना, आपके हाथ में इन द सेंस आपको ही देखना पड़ेगा ध्यान से। आपके पीछे कोई मॉनिटर नहीं करने वाला है ना। तो खुद थोड़ी सी ईमानदारी बताना, बेटा बहुत दुनिया भर का टाइम पास कर लिया 3-4 महीने, अब रोज सिर्फ 3-4 घंटे अपने को पढ़ाई करने का। तो खुद से चुपचाप रोज लेक्चर देखने का और इसका बैकलॉग नहीं रखने का। यदि आपने सोचा आधा अभी देख लेता आधा कल देख लेता, तो अभी थोड़ा 1-2 दिन थोड़ी सी दिक्कत जा रही है रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, लेकिन एक बार ये पूरा फुल फ्लो में आ गया तो रोज के 3-4 लेक्चर आते रहेंगे। मतलब मेरे 2 बैच के लिए अलग अलग, सौरभ सर के एसपी के हो सकता है उसी का भी आ जाए, इकोनॉमिक्स भी आ जाए। तो आपको रेगुलरली रोज के लेक्चर रोज ही खत्म करना है। अगर बैकलॉग रखा तो कवर नहीं होगा। सो प्लीज़ डेली बेसिस पे इसको ख़त्म करने का। कुछ भी क्वेरी रही प्लीज़ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, क्वेरी डालिए। यदि सॉल्व नहीं होती बेशक बिंदास मुझे कॉल कीजिए, लेकिन पहले अपने लेवल पे सॉल्व करें। ऐसा नहीं सॉल्व करने बैठ गए, एक चीज़ नहीं समझी फ़ोन लगा दे, सर ये कहाँ जाएंगे, रख दिया, 2 मिनट होगा वापस, सर ये कहाँ जाएंगे। इतना मत फ़ोन करो मुझे, क्योंकि इतने सारे बच्चे फ़ोन करेंगे तो मैं बस दिन भर फ़ोन ही करते रहूँगा। तो आप क्या करने का, पूरा सॉल्व करने का मस्त एक शाम को लिख लेने का, एक डायरी पे लिख लेने का, ये डिफिकल्टीज है, सारी डिफिकल्टीज एक साथ पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, वहाँ पे सोल्यूशन मिल ही जाएगा। नहीं मिला आप मुझे मैसेज कीजिए या मुझे कॉल कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना एकदम ऐसा रियल टाइम पे नहीं करने का। सारी एक साथ लिख के रख लेने का और एक साथ पूछने का। चल आगे हम लोग एडजस्टमेंट। सबसे अहम मुद्दा रहता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ही याद नहीं रहती, ठीक है सर, याद रहेंगे। अब लोग हम एडजस्टमेंट देखेंगे। अब मेरे साथ फटाफट सब लोग रिवाइज करेंगे और जोर जोर से बोलेंगे, अपने घर वाले को पता लगने दो कि पढ़ाई चालू हो गई। सबसे पहला जो हर क्वेश्चन में आएगा कौन सी एडजस्टमेंट रहती, वो रहती क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, सॉरी ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट 7 अजूबे में से एक अजूबा, याद आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 7 चीजें जाती है, सबसे नीचे क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे बेटा, एक तो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा हम देखेंगे प्री पेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जो पहले पे कर दिए, जैसे मोबाइल का रिचार्ज प्रीपेड, पहले पे करने का बाद में इस्तेमाल करने का। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्या रहता है, अगले साल के खर्चे रहते हैं, हम पहले ही पे कर देते। तो इससे होता क्या मालूम है कि भविष्य में अपने को फायदा होता है। क्या फायदा होता, हम लोग वो चीज़ यूज़ करेंगे। जैसे रेंट है, रेंट पहले दे दिया तो अगले साल बिल्डिंग को यूज़ करेंगे, लेकिन पैसा देने की जरूरत है क्या अगले साल, नहीं। तो अगले साल अपने को ये चीज़ से क्या हो रहा है बेटा, फायदा होता है। और जो भी चीज़ जिससे अगले साल फायदा होता है या फ्यूचर में फायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या रहेगा, एसेट रहेंगे। एसेट रहेगा तो कहाँ जाना चाहिए आप ही बताओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा क्या है, ये प्री है, मतलब ये अगले साल का खर्चा है, ये साल हम लोग बता रहे अगले साल का खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कौन से साल का बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग बनता हमेशा ये साल का। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपने देखा होगा लिखा रहता फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये करंट ईयर का रहता, अगले साल का नहीं रहता। तो इसमें ये प्री चीज अगले साल की है, तो अगले साल वाली चीज इसमें आनी चाहिए क्या, नहीं। अगले साल वाली चीज अगले साल के पीएनएल में आनी चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्री चीजें जो अगले साल की चीजें वो यहाँ से निकालनी पड़ेंगी। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसको अपने को करना पड़ता प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में। अब जहाँ पे भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग जहाँ पे भी वो जाता हूँ उसके डेबिट में से अपने को करना पड़ेगा लेस क्यों किया, ये अगले साल का है तो यहाँ से हटा दो। और दूसरा ये एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में लो। समझ में आया ये। और इसका दूसरा नाम ध्यान में रखने का, इसके एक्चुअली 3 नाम है। प्रीपेड एक्सपेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सॉरी कुछ नहीं है इसका दूसरा नाम, अकेला नाम है वो अनपेड एक्सपेंस के नाम, सॉरी। तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस के जैसा ही क्या रहेगा, प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो पहले मिल गई, मतलब अगले साल की इनकम थी पहले मिल गई। तो ये उसका अपोजिट, जो ऊपर देखा उसका अपोजिट रहेगा। पहली चीज तो एक बताओ ये साल की है क्या, नहीं। प्री मतलब पहले मिली, अगले साल की चीज है पहले मिल गई, ये वाले साल के पीएनएल में जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए। तो ये वाले साल के पीएनएल में से हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ऊपर एक्सपेंस था इसके लिए हमने डेबिट लिखा, एक्सपेंस डेबिट में जाएगा।
ये इनकम है बेटा, तो ये पीएनएल के क्रेडिट में रहेंगी, तो जहाँ पे भी ये इनकम रही वहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस। और दूसरा, ये एक प्रकार से लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वैसे है नहीं लेकिन समझने के लिए इसको लाइबिलिटी समझो। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि देखो पहले ही मिल गई इनकम। मान लो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। हम मान लो हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमने क्या किया, बिल्डिंग मान लो हमको अगले साल बनानी थी, हमने वो बिल्डिंग के पैसे आज ही ले लिए, पूरे पैसे आज ले लिए। इसको क्या, ये क्या हो गया, प्री रिसीव्ड इनकम, हमारे लिए प्री रिसीव्ड इनकम हो गई। तो ये साल की नहीं है तो पीएनएल में से तो हटा दिया, ठीक है। ये लाइबिलिटी कैसी हुई, लाइबिलिटी ऐसी हुई बेटा, इनकम हमको पहले मिल गई, अब अगले साल बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, अगले साल काम करना पड़ेगा, अगले साल खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं। तो ये चीज़ अपने को पहले मिल गई, इससे हमको फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, इससे हमको फ्यूचर में फायदा नहीं होगा, एक प्रकार से नुकसान होगा। नुकसान नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, लेकिन फ्यूचर में फायदा नहीं होगा। लाइबिलिटी में सिर्फ फ्यूचर रीपेमेंट नहीं आता। लाइबिलिटी की डेफिनेशन यदि आपने देखी होगी तो लाइबिलिटी में हमने देखा था, लाइबिलिटी मीन्स एनीथिंग दैट इज फ्यूचर ऑब्लिगेशन और फ्यूचर रीपेमेंट, फ्यूचर में रीपेमेंट करना है वो, और फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में यदि कोई चीज़ हमको करना है, हम ऑब्लिगेट हो गए, बाध्य हो गए, ये चीज़ करना ही पड़ता। अब जैसे अपन ने पैसे ले लिए तो अगले साल करना ही पड़ेगा ना, तो फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया हमारे लिए, तो ये एक प्रकार से लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो इसलिए प्री रिसीव्ड इनकम हमारे लिए क्या होगी बेटा, लाइबिलिटी हो। क्योंकि लाइबिलिटी होगी तो कहाँ जानी चाहिए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। जहाँ पे भी मैं ए लिख रहा हूँ उसका मतलब एसेट है, जहाँ पे भी मैं एल लिख रहा हूँ उसका मतलब लाइबिलिटी। समझ में आया पक्का। प्री रिसीव्ड इनकम का बेटा दूसरा नाम रहता एडवांस इनकम। दूसरा नाम हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम में हमेशा ये ऐसे ही करते, दूसरा नाम दे देते, अपने को आंसर आता लेकिन दूसरा नाम नहीं मालूम, छूट के आ जाता है। तो दूसरा नाम अच्छे से याद है, प्री रिसीव्ड इनकम का ही मतलब है एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम के भी सेम दो इफेक्ट होने वाले एडजस्टमेंट। देन एक चीज आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, देना बाकी है। ये साल से रिलेटेड है क्या, जी बिल्कुल ये साल से रिलेटेड है। हमने मान लो 3 महीने इलेक्ट्रिक का बिल वापरा अभी कोरोना में, पैसे दिए क्या, नहीं दिए, खर्चा तो हो गया, मांगेंगे नहीं क्या, आएंगे नहीं क्या अपने घर में पैसे मांगने, आने वाले हैं। ये खर्चा हो गया लेकिन इसका पेमेंट नहीं दिया, ये साल से रिलेटेड है क्या, हाँ। तो ये साल के पीएनएल में जाना चाहिए क्या, बिल्कुल जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये साल के पीएनएल में क्योंकि खर्चा है तो डेबिट में करना पड़ेगा ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। और क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया तो एमएससीबी वाले आएंगे ना अपने घर पे, फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर में देना पड़ेगा। और जब भी कोई चीज़ फ्यूचर में देनी पड़ती है वो रहती लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी रहेगी तो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो दो इफेक्ट क्या होगा, एक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में और एक पीएनएल में ऐड। उसी तरह आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या रहता है, देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ी है बाहर खड़ी है, बाहर क्यों खड़े रहते हैं लोग, पैसा मांगने के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाहर लोग खड़े रहेंगे कि पैसा दो हमारा। आउटस्टैंडिंग इनकम, बाहर लोग खड़े रहेंगे हमारा पैसा देने के लिए। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब, मजाक कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता बाकी, देना बाकी या लेना बाकी। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग रहेगा बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, अभी नहीं मिली, मतलब फ्यूचर में तो मिलेगी ना भैया। तो फ्यूचर में इनकम होने वाली है, फ्यूचर में फायदा होने वाला है। जो भी जिससे फ्यूचर में फायदा होता वो क्या रहता, एसेट। और एसेट रहता तो किधर को जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। और दूसरा आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के पीएनएल से रिलेटेड है क्या, जी हाँ। तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं इनकम, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इसको करेंगे ऐड। समझा क्या, समझो कि नहीं, समझ गया, ठीक। अच्छा, इसके दूसरे नाम लिख लो फटाफट फटाफट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2-3 नाम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग प्यार से बोलते हैं अनपेड एक्सपेंस, और थोड़ा सा प्यार करके और एक नाम दे देते हैं अनपेड एक्सपेंस का ही दूसरा नाम क्या रहेगा, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेड, ठीक। आउटस्टैंडिंग इनकम का दूसरा नाम क्या रहता है बेटा, इनकम रिसीवेबल, ठीक है। तो इतने एडजस्टमेंट देखिए, ठीक है। फटाफट अब दूसरे बताओ, बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने हैं यार, जल्दी जल्दी बोलो, बोला बहुत लेट करते हैं आप, ठीक है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट बताओ बोला,
जल्दी जल्दी। डिप्रिसिएशन मतलब एसेट को यूज करना और एसेट की वैल्यू का कम होना। क्या 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 बोला? एसेट की वैल्यू का कम होना, मतलब एसेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम। एसेट कहाँ रहते बेटा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के एसेट की वैल्यू में से क्या करना पड़ेगा? लेस। यदि मीनिंग बताया तो अपन वैसे इसके एडजस्टमेंट दे सकते हैं। तो हमेशा मीनिंग ध्यान में रखने का, लॉजिक ध्यान में रखने का। तो डिप्रिसिएशन एक इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट में से लेस। दूसरा बेटा डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, इसलिए जो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा। 7 अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज का मतलब क्या? अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड करना भूल गए तो अभी रिकॉर्ड कर दो। क्या करना पड़ेगा? मान लो ट्रायल बैलेंस में दी हुए 2 लाख रुपए और नीचे बोला अरे 50,000 के एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए, अनरिकॉर्डेड परचेज। तो 2 लाख है ट्रायल बैलेंस में, 50,000 के भूल गए। अब क्या करना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट में मिला देंगे दोनों को। मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज कहाँ जाएगा? परचेज कहाँ रहता है अपना? ट्रेडिंग में। तो परचेज में जाके, ट्रेडिंग में परचेज में जाके इसको क्या कर देंगे? ऐड। और हमने परचेज किया जिन लोगों से अपन परचेज करते उधारी में, उसको क्या बोलते? क्रेडिटर्स। जैसे परचेज 50,000 का अपन लिखना भूल गए तो क्रेडिटर्स में भी लिखना भूल गए होंगे, क्रेडिटर का भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा? बैलेंस शीट में क्रेडिटर कहाँ रहेंगे? लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में भी क्या करेंगे? ऐड। नेक्स्ट 8 अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया। अब अगला है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल उसके जैसा, रिकॉर्ड करना भूल गए, अब रिकॉर्ड कर दूँ। सेल कहाँ रहता है? वहाँ जाके ऐड कर दूँ। सेल कहाँ रहता है बेटा? 7 अजूबे में से एक अजूबा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, इसमें हम लोग करते हैं ऐड। दूसरा सेल किया, जिनसे हम लोग जिनको सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? डेटर्स। उसको दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट के डेटर्स में ऐड। 2 मिनट मेरे को देख लेने दो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, कि मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा अकेला। हाँ बड़बड़ लिख रहा मैं। हाँ 8 तक हो गया हमारा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल हो गया। 9th लिख लूँ क्या? 9 बोलो बोलो फटाफट याद दिलाओ यार मेरे को, कौन कौन से? डेप्रिसिएशन हो गया, अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। चलो बताओ जल्दी जल्दी। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल HONOURED, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। देखो है ना, आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना समझ लो, जब भी हम किसी को माल बेचते, सेल करते उधारी में, या वैसे भी समझ लो हम किसी को सेल करते, तो अपने को 3 चीजें दे सकता। क्या दे सकता? 4 चीजें दे सकता। एक तो देगा कैश, हमने किसी को माल बेचा, हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया, तो सामने वाला कस्टमर हमको 4 चीजें दे सकता। एक तो हमको देगा कैश, या तो हमको देगा चेक, या तो हमको देगा बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल एक चेक के जैसा अभी का मान के समझो कि कुछ तो भी अपने को पेमेंट मिला, उससे अपने को पैसे मिलने वाले फ्यूचर में। जैसा चेक का बैंक में लगाएंगे पैसे मिलेंगे, जैसा बिल रिसीवेबल नाम की एक पेज है, उसको उससे अपने को फ्यूचर में वो दिखा के अपने को पैसे मिलते, बस इतना करना। तो बिल रिसीवेबल एक एसेट है। तो क्या होगा, क्या बोला मैंने? हाँ 4 चीज़ें देंगे मैंने बोला था। एक चीज़ देगा, दे सकता कैश, या तो दे सकता बैंक, या तो दे सकता बिल रिसीवेबल। चौथा क्या दे सकता? धोखा, मतलब हमको धोखा दे सकता। धोखा दे सकता मतलब पैसे दिए नहीं, पैसे हमारे डुबा दिए, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट। तो 4 चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। तो बिल रिसीवेबल एक कागज है, उसको अपन अभी मानेंगे एसेट है, उसको मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा सामने वाले व्यक्ति को, और वो पेज देके उसके बदले में मैं पैसे लूँ, तो वो पेज से मेरे को फ्यूचर में पैसे मिलने वाले, फायदा होने वाला, इसलिए बिल रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है, ठीक है। और वैसे भी मीनिंग आप नाम से भी ध्यान में रख सकते हैं। रिसीवेबल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में कुछ तो भी मिलेगा, फ्यूचर में फायदा होगा, इसलिए एसेट है। वो हो गया डिसऑनर। जैसा चेक कैसा बाउंस होता, मान लो अपने को चेक मिल गया, जैसे चेक मिला अपन क्या जर्नल एंट्री करेंगे?
जैसे अपने को चेक मिला, अपन क्या जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम, अपन ने क्या किया, बैंक को बढ़ा दिया। जैसे चेक मिला तो जर्नल एंट्री क्या कर देते अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम, मान लो सामने वाला बंदा है सर्विस। कुछ तो भी आवाजें आ रही है अजीब अजीब। बैंक अकाउंट डेबिट सर्विस अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री करते हैं हम लोग। अगर चेक मिला, अब मान लो ये चेक हमने बैंक में लगाया, सर्विस थोड़ा सा बदमाश निकला, उसका चेक बाउंस हो गया, तो अब क्या जनरल एंट्री करेंगे, अपन ने क्या बोला बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा क्या नहीं, तो अपने क्या करना पड़ेगा बेटा, बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा। और सर्विस का हमने बैलेंस कम कर दिया था 20,000 की, सर्विस से नहीं लेना, आप सर्विस ने दे दिया, उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। बोलेंगे सर्विस भैया ला 20,000 नहीं दिए तूने, तो अपने को जैसे ही चेक बाउंस होता तो क्या जनरल एंट्री करते हैं अपन, चेक बाउंस की, ये चेक मिलने की एंट्री है, चेक बाउंस की एंट्री क्या करते, पहले तो बैंक जो बढ़ा दिया अपन ने उसको कम कर दो टू बैंक, और सर्विस को जो कम किया था उसको बढ़ा दो, सर्विस ला और 20,000 रुपये, ये एंट्री करते, मतलब इसकी अपोजिट एंट्री, बैंक को कम करेंगे सर्विस को बढ़ाएंगे। सेम इसी तरह बिल रिसीवेबल मिला था, तो जब भी बिल रिसीवेबल मिलता तो अपन लिखते बिल रिसीवेबल भी एसेट है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सर्विस। अब बिल रिसीवेबल होगा डिसऑनर, डिसऑनर मतलब कैंसिल हो गया, कुछ काम का नहीं रहा, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। रिवर्स म्हणजे सर्विस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ये एंट्री का इफेक्ट क्या है, देखो अपन ने क्या किया, सर्विस हमारा डेटर्स उसको डेबिट किया, एसेट को डेबिट किया, मतलब हमने क्या किया, एसेट को बढ़ाया, सर्विस को बढ़ाया, अपने को डेटर्स को बढ़ाना है। और दूसरा इफेक्ट क्या करना है, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया, बिल रिसीवेबल भी एसेट है, एसेट को क्रेडिट किया, मतलब बिल रिसीवेबल को कम करना है, एसेट को कम करना है, मतलब एक एसेट को बढ़ाना है, एक एसेट को कम करना है। कौन से एसेट को कम करना है, बिल रिसीवेबल को कम करना है और डेटर्स को बढ़ाना है। उसके दो इफेक्ट क्या होगा बेटा, एक तो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया, तो बिल रिसीवेबल को हटा देने का है, वो एसेट है तो कहाँ दिखते रहेगा, वो दिखते रहेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो बिल रिसीवेबल दिख रहा ना, उसमें से करने का है लेस। और दूसरा इफेक्ट क्या है, डेटर्स में ऐड करने का, उसको बोलेंगे भैया पैसे लाओ। डेटर्स कहाँ रहते हैं, ये भी बैलेंस शीट में रहते हैं, बैलेंस शीट के एसेट में, डेटर्स में ऐड, एक जगह से लेस और एक जगह पे ऐड। अब कृपया अपना ये दिमाग ना लगाएं, या कहीं से किसी से कुछ सुन के, फ्रेंड से या गलत कहीं से पढ़ के ये दिमाग नहीं लगाना। एडजस्टमेंट है तो एक चीज़ ट्रेडिंग में जाएंगी, दूसरी चीज़ पीएनएल में जाएंगी, या एक चीज़ यदि बढ़ती तो दूसरी चीज़ कमी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट में हो सकता है दोनों चीज़ें ट्रेडिंग में चली गई, हो सकता है दोनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई, हो सकता है दोनों चीज़ें एसेट में चली गई, हो सकता है दोनों चीज़ें लायबिलिटी में चली गई, हो सकता है एक चीज़ बढ़ी एक चीज़ कम हुई, हो सकता है दोनों चीज़ बढ़ रही, हो सकता है दोनों चीज़ कम हो रही, कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऐसा दिमाग मत लगाओ कि सर एक बड़ी तो एक कम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, दोनों भी बढ़ सकता, दोनों भी कम हो सकता। बिल रिसीवेबल के ही जैसा बेटा एक रहता बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल में अपने को जैसे पैसा मिलता रहता, बिल्स पेएबल में पैसा देने का रहता। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्स पेएबल जो था वो हो गया डिसऑनर। प्लीज राइटिंग को थोड़ा सा संभाल के लीजिए। बिल डिसऑनर्ड हुआ, कौन सा बिल डिसऑनर्ड हुआ बेटा, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी है तो कहाँ रहेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा रहेगा बिल्स पेएबल, वो हो गया कैंसल, तो उसमें से अपने को हटा देना पड़ेगा। दूसरा है बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, अब अपने को और पैसा देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है, मतलब बिल्स पे बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी देखेंगे क्रेडिटर्स नाम की, उसमें करेंगे ऐड, ठीक है। मतलब जो चीज़ कैंसिल हुई उसमें से करने का लेस, और बिल रिसीवेबल है तो डेटर में ऐड, बिल्स पेएबल है तो क्रेडिटर में ऐड। अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बिल्स पेएबल हो गया। अब देखो एक एडजस्टमेंट ये देखी थी अपन ने, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे पहले हम लोग देखते हैं सैलरी टू पार्टनर, अच्छे से समझे। सैलरी टू पार्टनर्स, बारिश आई, बारिश आ रही है, बारिश आई चमचम। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर के दो इफेक्ट बताओ। देखो अब है ना, एक दिमाग लगाने का हमेशा, जर्नल एंट्री नहीं, अकाउंटिंग हम लोग करते हैं बिजनेस की। जो ओनर है, जो पार्टनर है, उसकी अकाउंटिंग नहीं करते, अकाउंटिंग करते बिजनेस की। तो कभी भी
बिजनेस में क्या हो रहा है ये सोचने का। सैलरी टू पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे रहा, बिजनेस सैलरी दे रहा तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो बेटा कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब मैं बार बार बोल रहा जब भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा इसका मतलब ये नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, वो जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे लेके जाने का। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐड क्या मतलब लिख देंगे वहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे सैलरी टू पार्टनर। सॉरी। दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा, जब भी हम पार्टनर को सैलरी देते हैं या कुछ भी चीज देते हैं, पार्टनर को जो भी कुछ देंगे तो पार्टनर की एडजस्टमेंट कहाँ पे होती, पार्टनर से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। याद है, तो जब भी पार्टनर को देते कुछ भी चीज तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ता, जब भी पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा तो उनके साइड में लिखते क्रेडिट साइड में, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। तो इसके लिए अपने को क्या कहाँ जाएगा दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बरोबर। कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देना। ये सब मैंने लिखे हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखे हुआ, फिर भी आपको लिखना है तो मैं इसको छोटा करूंगा, फिर आपने लिख लेना इस तरीके से ज़्यादा लिखने का। तो उसमें नोट्स में लिखा है कैपिटल के क्रेडिट में तो लिखेंगे, और बैलेंस शीट में डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं दूसरा मतलब और वाली चीज़ नहीं लिखा, ये सैलरी भी हो सकती है, ये कमीशन भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ सेम उसके ही जैसा रहता है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का है, कैपिटल जो बिजनेस ले सका। अकाउंटिंग में हमेशा ये देखने का बिजनेस अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है। तो बिजनेस क्या कर रहा है, ओनर से पैसा ले रहा, जिससे भी पैसा लेते हैं उसको ब्याज तो देना पड़ता ना, ओनर है तो क्या हो उसको भी ब्याज देंगे, उसको इंटरेस्ट देंगे। बिजनेस उसको ब्याज दे रहा, इंटरेस्ट दे रहा, तो बिजनेस के लिए खर्चा हुआ कि इनकम हुई, खर्चा हुआ। खर्चा हुआ तो इसका इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना चाहिए, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको देते बेटा, पार्टनर को देते। पार्टनर को कोई भी चीज देंगे उसका बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो कहाँ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा तो जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, सेम ऊपर वाले के जैसी चीज, ठीक है। एक चीज अलग है, जैसे जब पार्टनर पैसा लेके आते तो उनको अपन लोग ब्याज देते हैं, तो जब पार्टनर पैसा घर पे लेके जाएंगे जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग, तो उस पर अपन उससे ब्याज लेंगे। फिर ब्याज दे रहे तो ब्याज लेंगे क्यों नहीं, जब भी पार्टनर घर पे कुछ लेके जाएंगे पैसा अपन उससे ब्याज लेंगे, ऐसा जबरदस्ती नहीं लेंगे, क्वेश्चन में बोले रहेंगे तो ही लेंगे। उनसे इंटरेस्ट लेने का, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा, तो बिजनेस के लिए खर्चा होगी, कमाई हुई, कमाई हुई, कमाई हुई तो कहाँ लिखना चाहिए बेटा, कमाई हुई तो लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और दूसरा ये पार्टनर को दे रहे या पार्टनर से ले रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले रहे, उससे हम लोग इंटरेस्ट ले रहे, उसका बैलेंस कम होगा, कैपिटल को कम करना है। कैपिटल को कम करना है तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, है ना। सारू अच्छे, सारू अच्छे मतलब सही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अब एक मिनट आप लोग कहीं मत जाओ, मैं पानी पीना, थोड़ा गला ये हो, आप लोग देखो इसको बस 20 सेकंड में। होगा 20 सेकंड, ओके। हाँ, कोणते 13 एडजस्टमेंट हो गए, एक बार देख लेते कोणती कोणती बाकी है। देखो यहाँ पे नोट्स में सब दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविजन और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन या टू क्रेडिटर्स, मतलब
मतलब क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा। क्रेडिटर मतलब ऐसे व्यक्ति जिनसे हमने उधारी में माल खरीदा। उधारी में माल खरीदा तो फ्यूचर में पैसे देने पड़ते हैं, हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से अपने को डिस्काउंट मिल रहा। डिस्काउंट मिल रहा तो हमारे लिए क्या हो गई? इनकम। इनकम हो गई तो कहाँ जाना चाहिए बेटा? इनकम हो गई तो जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। दूसरा डेटर, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा तो क्रेडिटर्स को अपने को कम पैसा देना पड़ेगा ना। कम पैसा देना पड़ेगा मतलब क्रेडिटर्स को कम करने का। क्रेडिटर्स कहाँ रहते बैठे हुए? क्रेडिटर्स बैठे हुए रहते बैलेंस शीट में जाके। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स बैठे हुए ना लायबिलिटी साइड में, वहां से कुछ क्रेडिटर्स को हटा देंगे, लेस कर। ठीक है, एक एडजस्टमेंट दी, कैपिटल एक्सपेंस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस। उम्मीद करता हूँ अभी तक सारे बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे, बीच में छोड़ के भाग नहीं गए होंगे। जो भी भाग गए कृपया पूरा लेक्चर देखें, पूरा आपको आता फिर भी देखें। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको लगभग हर चैप्टर में दिखने वाली है, कुछ ना कुछ इसका काम तो आने वाला है। तो प्लीज़ इसको डबल से देख लो। हो सकता है पिछले बार का भूल गए या याद भी होगा तो रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अपन जो पुरानी बैच वाले जिनका हो गया, हम लोग एडमिशन चालू करेंगे तो इसमें बहुत कुछ काम आने वाले उसमें, तो रिविजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ देखिए इसको अच्छे से। बस हो गया, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट और हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या बोला बेटा? कैपिटल एक्सपेंस है जो रेवेन्यू में चलेगा। कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस का फर्क क्या रहता है? देखो, दो टाइप के एक्सपेंस रहते हैं। एक एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, एक एक्सपेंस को बोलते हैं रेवेन्यू। यहाँ पे पार्टनर वाले कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है बड़े बड़े खर्चे, रेवेन्यू मतलब छोटे छोटे खर्चे। कैपिटल खर्चे वो रहते हैं जो इसकी अमाउंट बड़ी रहती है। कैपिटल खर्चे वो रहते हैं जो साल में एक आधी बार करते हैं, बार बार नहीं करते। रेवेन्यू एक्सपेंस वो रहते हैं जो बार बार करते हैं, रिकरिंग नेचर के रहते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंस दैट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट that are not incurred frequently, and revenue expenses are those expenses which are incurred frequently. So revenue expense बार बार होते हैं तो revenue expense कहाँ जाने चाहिए बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे जाते हैं, सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह। कैपिटल एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो एक आधी बार होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम लोग एसेट खरीदते हैं ना, जैसे बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, ये बार बार करते क्या? आम भाषा में आम जनता इसको एक्सपेंस ही बोलेंगे ना। मान लो किसने गाड़ी खरीदी तो वो तो बोलेगा ना गाड़ी का खर्चा होगा, वो थोड़ी बोलेगा एसेट है, उसको थोड़ी इतनी समझ है। तो ये एक प्रकार का एक्सपेंस ही, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस मतलब इन शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंस मतलब एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस और ट्रेडिंग में जाने वाले खर्च। तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा? यहाँ पे एक गलती हुई। क्या गलती हुई? जो कैपिटल एक्सपेंस है मतलब जो एसेट है वो कहाँ चले गए? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब कैपिटल एक्सपेंस चले गए, कहाँ चले गए? रेवेन्यू में चले गए। मतलब क्या गलती हुई? जो चीज़ एसेट में जाना चाहिए, एसेट मतलब कहाँ जाता है? एसेट बैलेंस शीट में। तो जो चीज़ बैलेंस शीट में जाना चाहिए वो चीज़ गलती से चली गई प्रॉफिट एंड लॉस में। तो गलती कहाँ हुई? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जहाँ गलती हुई वहाँ से उसको निकालने का, और जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे जाके ऐड करना। जहाँ गलती हुई वहाँ से निकालने का, जहाँ ऐड जाना चाहिए वहाँ ऐड हो जाए। यहाँ गलती कहाँ हुई? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करेंगे, कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में, एसेट में। तो बैलेंस शीट के एसेट में ऐड कर दो। देखो गलती हुई पीएनएल में तो क्या करना पड़ेगा? पीएनएल में से हटाना पड़ेगा। जहाँ गलती हुई वहाँ से हटाने का। पीएनएल के डेबिट में गलती हुई तो वहाँ से हटाओ रे बाबा, हटा दिया। बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए तो वहाँ लेके जाओ, लेके जा रहे, ये देखो लेके जा रहे, लेके चले गए। ठीक, इसका ही एग्जैक्ट अपोजिट, इसका ही भाई, इसका ही बंधु, इसको हम बोलते रेवेन्यू एक्सपेंस इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंस थे, कहाँ चले गए? कैपिटल में। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब पीएनएल में जाने वाली चीजें, कैपिटल एक्सपेंस मतलब बैलेंस शीट के एसेट में जाने वाली चीजें। तो रेवेन्यू एक्सपेंस इंक्लूडेड, रेवेन्यू एक्सपेंस चले गए, कहाँ चले गए? कैपिटल में चले गए। मतलब पीएनएल की चीज कहाँ चले गए बेटा? बैलेंस शीट में चले गई। तो बैलेंस शीट में से हटा दो बेटा उसको जल्दी से। तो क्या करेंगे? गलती कहाँ हुई? बैलेंस शीट के एसेट में गलती हुई, तो बैलेंस शीट के एसेट में से हटाओ, कहाँ जाना चाहिए? पीएनएल में। तो वहां लेके चल जाओ पीएनएल के। अरे क्या हो गया? पेन अटक गया।
तो पीएनएल में से करेंगे लेस, सॉरी बैलेंस शीट में से करेंगे लेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में करेंगे ऐड। ठीक है, ओके। देन और कोई बचता क्या रे बच्चों, बताओ भला। ये ठीक है यार, ये देखेंगे बाद में। देखो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्री रिसीव्ड इनकम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये देखेंगे बाद में। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ये बाद में देखने वाली चीज़ है। अनरिकॉर्ड परचेज हो गया, अनरिकॉर्ड सेल हो गया, कैपिटल रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू ये हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, प्रोविजन हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ठीक है कोई खास बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, बस सिर्फ बाकी आइडेंटिटी। ओके, हिडन एडजस्टमेंट बात ठीक है। हिडन का मतलब क्या होता है बेटा? हिडन का मतलब होता है छुपा रुस्तम, छुपी हुई चीजें, काली पूरे इसको। छुपी हुई चीज़ें से मतलब क्या है? देखो बाकी एडजस्टमेंट तो अच्छे से अलग से लिखी हुई रहती, ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई रहती, तो अपने को मालूम है एडजस्टमेंट है। कुछ चीज़ें अलग से नहीं लिखेंगे, कुछ चीज़ें ट्रायल बैलेंस में छुपी हुई रहेंगी, अपने को ढूंढना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट वाला पॉइंट। ट्रायल बैलेंस में वैसे तो हर चीज़ें एक जगह जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी ट्रायल बैलेंस में छुपी हुई, अपने को उसके 2 इफेक्ट या 2 से ज़्यादा इफेक्ट देने पड़ेंगे। तो ऐसी एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस में छुपी हुई रहती है उसको अपन बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? हिडन एडजस्टमेंट। जैसे आप लोगों में बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए, इसको बोलते हैं हिडन टैलेंट, है ना। बहुत से लोग देखा मैंने ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे करते हैं, स्केच वगैरह अच्छे निकालते हैं। वैसे जैसे आप लोगों में टैलेंट है, बहुत सारे बच्चे, एक नम्रता है, आंचल है, कन्हैया है, बहुत सही पेंटिंग निकालते हैं। वैसे जैसे इनका हिडन टैलेंट है, वैसे हिडन एडजस्टमेंट रहती, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढ रहे हैं, तो उसमें से एक रहती एग्जाम्पल है। ऐसा एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रहा है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखे हुआ है एडवर्टाइजमेंट और सामने लिखे हुआ है 4 years। इसके 2 इफेक्ट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट खर्चा है तो कहाँ लिखा रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा रहेगा। कितने साल का है वो? 4 साल का खर्चा है बेटा, 4 साल का खर्चा है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कितने साल का बनता है? 1 साल का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ कितने साल का जाना चाहिए? 1 साल का ही जाना चाहिए। एक मिनट फिर से एक बार चेक कर लो बराबर दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो मैं बोल रहा था एडवर्टाइजमेंट के सामने लिखा ब्रैकेट में 4 साल, तो ये 4 साल का खर्चा है क्या? 4 साल का खर्चा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कितने साल का बनता है? 1 साल का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल का ही जाना चाहिए। 3 साल का क्या है? प्रीपेड है, ये अगले सालों का खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से हटाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से हटाना पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट क्या होगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस में से हटा देंगे। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट क्या होगा देखते। तो मैं बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट 4 साल का है, 4 साल का नहीं 1 साल का ही आना चाहिए। तो 3 साल का क्या करो? प्रॉफिट एंड लॉस में से हटा दो। दूसरा ये क्या है? अगले साल का खर्चा है, मतलब ये प्रीपेड है। प्रीपेड है तो कहाँ जाना चाहिए? प्रीपेड क्या रहता है? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट रहता है। तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो एडजस्टमेंट वैसा ब्रैकेट में जब भी दी हुआ रहेगा, तो ये ब्रैकेट का मतलब रहेगा हिडन एडजस्टमेंट। जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में दी हुई रहेंगी, जब भी कोई परसेंटेज दी हुआ रहेगा, जब भी कोई डेट लिखी हुई रहेगी, ये 3 चीज़ें इंडिकेशन है कि आपकी ये हिडन एडजस्टमेंट है। बच्चे हिडन एडजस्टमेंट में ही गलती करते हैं, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना। तो इसके 2 इफेक्ट क्या आएंगे बेटा? एक तो ये साल से रिलेटेड नहीं है, सॉरी ये साल से रिलेटेड सिर्फ 1 साल का ही है, 3 साल का ये साल से रिलेटेड नहीं है। तो अपन अमाउंट निकालेंगे कि 4 साल का इतना, तो 3 साल का कितना, तो जितना भी 3 साल का आया उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में से लेस। और दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा? क्योंकि ये प्रीपेड है, प्रीपेड है तो कहाँ जाना चाहिए? ये बैलेंस शीट में। तो दूसरा इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट के एसेट में। जहाँ पे मैं लिख रहा बैलेंस शीट के एसेट में, तो ये भी मत पूछना सर उसमें ऐड या लेस। अरे भैया कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ऐड, या फिर ऐड करने की जरूरत नहीं, वो आइटम वहाँ रहते ही नहीं, वहाँ जाके लिख दो। अगर लेस करना है तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ लेस लिखे हुआ है। अगर कहीं पे लेस नहीं लिखे हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं समझना कि वो लेस करना ऐड करना, उसका मतलब ही या तो ऐड करो या तो वहाँ जाके लिख दो। लेस रहेगा तो मैं अच्छे से लिखूंगा लेस।
ये एक होगी हिडन एडजस्टमेंट। दूसरी हिडन एडजस्टमेंट क्या रहती है, एक तो ये साल वाली हिडन एडजस्टमेंट होगी, ईयर वाली। दूसरी हिडन एडजस्टमेंट थी परसेंटेज वाली। ऐसा बोलेगा रहेगा 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट। तो ये जो परसेंटेज दिया ना 10%, इसकी हिडन एडजस्टमेंट रहेगी, ये इसकी हिडन एडजस्टमेंट थी। तो ये परसेंट की हिडन एडजस्टमेंट क्या है, कहीं पे तो भी हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा, उस पर 10% इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम है तो कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। देखो सारी एडजस्टमेंट आप ही बता रहे, कुछ लर्न करने की रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, मीनिंग मालूम पड़ गया कि आप खुद ही बता सकते दो इफेक्ट। तो ये इनकम है, इनकम है तो पहला इफेक्ट बताओ कहाँ जाएगा। चल रे बाबा, हैंग हो गया, थक गया लैपटॉप बेचारा। 10% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के। अरे यार लैपटॉप थक गया, लेकिन मैं नहीं थका और ना ही आप थके, है ना। हम लोग जीएमए के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग नहीं थकते। 10% इन्वेस्टमेंट, इनकम है, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि इनकम थी वो 10% वाली चीज़। और दूसरा ये जो इंटरेस्ट मिलता है ना इन्वेस्टमेंट पे, कभी ऐसा अपने घर पे आके नहीं देते, ये क्या करते हो इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हो। जैसे बैंक में एफडी है 10% या 5% या 6%, अब तो बहुत परसेंटेज गिर गए कोरोना की वजह से, 4%, 5% ही है, 6% ही है। तो ये जो परसेंट है ये अपने को एफडी पे जो मिलता हो, घर पे आके देते क्या नहीं, क्या करते एफडी में ऐड कर देते। मतलब जो इंटरेस्ट रहता है इन्वेस्टमेंट पे, हमेशा इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है, अपने को मिलता नहीं। इन्वेस्टमेंट में ऐड होता मतलब अपने को क्या करने का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाने का है। तो अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट में जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है उसमें क्या करने का है, ऐड। समझा, ठीक है। नेक्स्ट 19 जैसा इन्वेस्टमेंट था ना उसी प्रकार रहता 10% बैंक लोन। अब ये क्या है, लोन है, लोन लिया है, लाइबिलिटी है, इसके सामने लिखा 10%, इसका मतलब यहाँ पे भी ब्याज है। लेकिन लोन पे ब्याज मिलता है या ब्याज देना पड़ता, लोन पे ब्याज देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता। तो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाता रहता, खर्चा है दोस्तों। खर्चा कहाँ जाता, पीएनएल के डेबिट में। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जैसे हमने ऊपर देखा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया था ना, वैसे ये क्या होता, जो इंटरेस्ट है ये भी ऐड हो जाता। लेकिन ये कहाँ पे ऐड होगा, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड है उसमें जो लोन लिखे हुआ है ये लोन में ऐड हो जाता है ना। हाँ, तो इस प्रकार से सारी एडजस्टमेंट है। इसमें केवल 2 एडजस्टमेंट हमारी बाकी है, एक आरडीडी की और वो गुड्स वाली। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहाँ तक समझेगा सबको, फटाफट समझा अच्छे से, ठीक है। अब जिसको भी लिखना होगा ना वो क्या करो, अरे यार ये हैंग हो गया, अब अपने को, ठीक है रुको रुको अभी मत जाओ, 2 मिनट इसको, आएगा आएगा आएगा। एक काम करो, मैं इसको अभी बरोबर पोजीशन कर देता, इसको आप पॉज करके लिख लो, या फिर नहीं भी लिखना होगा तो एडजस्टमेंट दी हुई है, लेकिन हो सकता है कि इसको इस तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा तो लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएंगी। लिख लो, थोड़ा सा मेहनती बनो, मालूम है आपको आता है, बहुत होशियार है आप, करना नहीं छोड़ने का। अटक गया यार ये, ठीक है। आप लेक्चर को थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको देख लेने का, तो सारी एडजस्टमेंट को एक बार अच्छे से रिवाइज करने का, ठीक है। अभी केवल हमारी एडजस्टमेंट बची है आरडीडी वाली और अगली वाली। तो अभी मैं इसको ब्रेक देता, और जो आरडीडी की एडजस्टमेंट है वो वाली, और जो हमारे क्वेश्चन है, देखो हमारे जो पूरा नई बैच जो थी जिसका बैनर अकाउंट चल रहा था उसके 24 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे। तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे थे, स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन, उसमें एक एक एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट देख रहे थे, ताकि हम लोग अपनी एक लेवल बन जाए, अपन एडजस्टमेंट को हैंडल कर पाए। बुक में क्या रहता है, सारी एडजस्टमेंट एक साथ अपने को आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतनी सारी एडजस्टमेंट एक साथ कुछ आता नहीं, कन्फ्यूजन, बैलेंस शीट कभी टैली होती नहीं। अपन ने क्या किया था, अपन ने इतने सारे 50-60 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन कैसे थे, 2-3 एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन, फिर 2-3 एडजस्टमेंट, फिर 3-4 क्वेश्चन। तो क्या होता है, अपने एक ग्रिप बन जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम लोग जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड सिर्फ अपने 6 क्वेश्चन बाकी थे, 30 तक जो क्वेश्चन, तो हम लोग अभी 6 क्वेश्चन ही करेंगे, आरडीडी वाली एडजस्टमेंट भी और कुछ और एडजस्टमेंट। तो 6 क्वेश्चन ही हम लोग नोट्स में से करेंगे, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है। फिर जैसे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हमारे 1 या 2 दिन में हो जाएंगे। तो 1 या 2 दिन में आप लोगों को टेक्स्ट बुक सबको खरीदनी है, कंपलसरी है,
PDF से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में आप यहाँ पे भी एडजस्टमेंट के ऊपर मार्किंग करनी पड़ती, बहुत कुछ अपने को क्वेश्चन में मार्क करना पड़ता, तो PDF में नहीं होता। तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक खरीदे 1-2 दिन में। और नोट्स के लिए आप लोग, नोट्स के लिए जो मैंने नाम बताए थे 8-9 लोग, वो लोग ऑफिस पे आ जाएंगे, 1-2 दिन में नोट्स कलेक्ट कर लेंगे, बाकी बच्चे उनसे नोट्स कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेरीज रहेंगी, कुछ नहीं समझा, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज़ मैसेज कीजिए, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। फिर भी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, आप मुझे कॉल करेंगे। फिर भी क्वेरी को सॉल्व नहीं होती है, आप मुझे वीडियो कॉल करेंगे। लेकिन इतनी दिक्कत जाएंगी नहीं, क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। चलो, लैपटॉप भी अपना चालू हो गया, मतलब अपन वो थोड़ा सा लेक्चर ले सकते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ पे आप पॉज करो और इसको लिख लो। जिनको नहीं दिख रहा थोड़ा और जूम कर रहा, तो 5 तक हो गए, पॉज करो 5 तक। अब ये नीचे के हैं, यहाँ पे पॉज करो, कर लिया पॉज। अब ये वाले यहाँ पे पॉज करो, इसको सबको लिख लो एक बार, फटाफट 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 एक बार देख लेंगे और लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। आगे का हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखो, क्लोजिंग स्टॉक तो इसी था। प्री की चीजें हमेशा क्या रखना, ध्यान में रखना, प्री प्री प्री, बोलो एक साथ मेरे साथ, प्री प्री प्री। जब भी प्री ये वर्ड आ गया तो इसको क्या करते हैं हमेशा, लेस। देखो, लेस लेस, तो प्री वाली चीज हमेशा होती लेस। यदि वो एसेट है तो जाएगा एसेट में, लाइबिलिटी है तो जाएगा लाइबिलिटी में। लेकिन जब भी प्री आ गया तो उसको करते लेस, और जब भी आउटस्टैंडिंग आ गया उसको करते PNL में ऐड। बोलो एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी बोल दे, अच्छी बात है, लेकिन ये बोलो जोर से, क्या बोलेंगे, प्री वाली चीजें करने की है लेस, आउटस्टैंडिंग वाली ऐड। प्री वाली लेस, प्री वाली लेस, आउटस्टैंडिंग वाली ऐड। डेप्रिसिएशन आ गया। अनरिकॉर्डेड परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए थे, परचेज में ऐड। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में ऐड। अनरिकॉर्डेड परचेज से लायबिलिटी क्रिएट होती तो लायबिलिटी में ऐड। अनरिकॉर्डेड सेल से एसेट क्रिएट होता तो एसेट में ऐड। मतलब यदि कोई चीज अनरिकॉर्डेड है ना, तो ध्यान से देखो, अनरिकॉर्डेड में इधर भी ऐड, इधर भी ऐड, इधर भी ऐड, इधर भी ऐड। अनरिकॉर्डेड में सारी चीजें ऐड कर देते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेज हो या अनरिकॉर्डेड सेल, क्योंकि रिकॉर्ड ही करना भूल गए थे ना, तो अपने को रिकॉर्ड करने का, ऐड करने का। तो अनरिकॉर्डेड परचेज हो, अनरिकॉर्डेड सेल हो, उसमें दोनों इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। परचेज में ऐड, क्रेडिटर में ऐड, दूसरा डेटर्स में ऐड और सेल्स में ऐड। मतलब अनरिकॉर्डेड में हमेशा ऐड। तो कुछ चीजें बता रहा मैं, जो ध्यान में रखेंगे तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होता। डिसऑनर्ड में क्या ध्यान में रखने का, जो भी चीज डिसऑनर्ड हो रही, कैंसिल हो रही, देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा, बिल रिसीवेबल कैंसिल हो रहा है, तो जो भी कैंसिल हो रहा है उसमें से करने का लेस, बिल रिसीवेबल में से लेस। और रिसीवेबल एसेट है इसलिए अपने को डेटर्स में ऐड, दूसरे एसेट में ऐड करना है। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, क्या डिसऑनर्ड हुआ, क्या कैंसिल हुआ, डिसऑनर्ड मतलब कैंसिल, क्या कैंसिल हुआ, बिल्स पेबल, जो कैंसिल हुआ उसमें से लेस, और क्रेडिटर में यहाँ पे ऐड। मतलब बिल रिसीवेबल हो, बिल्स पेबल, डिसऑनर्ड में हमेशा क्या करेंगे, एक जगह से लेस करेंगे, एक जगह पे ऐड करेंगे। बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल में से लेस, बिल्स पेएबल है तो बिल्स पेएबल में से लेस। बिल रिसीवेबल है तो डेटर में ऐड, बिल्स पेएबल है तो लायबिलिटी में। बिल रिसीवेबल एसेट था इसलिए दूसरी जगह अपने को एसेट में ऐड करना पड़ेगा। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में ऐड, ठीक है। देन ये तीनों चीजें, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, सॉरी सैलरी हो, कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें क्या रहेगा, ये बिजनेस दे रहा, बिजनेस के लिए खर्चा है तो इसके लिए PNL में ऐड, और ये देने से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता तो कैपिटल में क्रेडिट। ड्राइंग अपोजिट रहता, बिजनेस के लिए इनकम है तो PNL क्रेडिट में, और पार्टनर से लेते बैलेंस कम होता है इसलिए कैपिटल के डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट मिल रहा है इनकम है इसलिए क्रेडिटर में से। और ये देखो रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या बोलने का जोर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट एसेट एसेट, क्या बोलने का 3 बार, एसेट एसेट एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट है, एसेट इंक्लूडेड, एसेट चले गया, कहाँ चले गया, गलती से PNL में चले गया, तो जहाँ गलती वहाँ से हटाने का, PNL में गलती हुई PNL से हटाओ, एसेट है तो एसेट में लेके चलो। रेवेन्यू एक्सपेंस इंक्लूडेड इन कैपिटल, PNL का आइटम चले गया बैलेंस शीट में, गलती हुई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से हटाओ, जहाँ जाना चाहिए वहाँ ऐड करो, PNL में जाना चाहिए PNL में ऐड करो, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट प्रीपेड के जैसा है, PNL में से जो आगे वाले साल का है वो लेस, और बैलेंस शीट वाला ऐड। 10% इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट मिल रहा, इनकम है इसलिए क्रेडिट में, ये वाला इंटरेस्ट देना पड़ रहा लोन वाला, एक्सपेंसेस के लिए PNL के डेबिट में। दोनों भी इंटरेस्ट ध्यान से देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट में ऐड हो रहा, एसेट में ऐड हो रहा, एक लोन में ऐड हो रहा, मतलब इंटरेस्ट कुछ भी रही है। हिडन वाली एडजस्टमेंट जब भी हो परसेंटेज वाली, तो अपने को क्या करने का, बैलेंस शीट में हमेशा इसको ऐड करने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट है तो ऐड कर देते, लोन रहा तो माइनस कर देते, क्या मालूम क्या दिमाग लगा। दोनों चीजें, इन्वेस्टमेंट हो लोन, दोनों पे का इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे ऐड करेंगे,
लोन पे का इंटरेस्ट लोन पे ऐड करेंगे। फर्क क्या है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट में बैटरी भी लो हो रही। बहुत सारी इंडिकेशन आ रही है, लेक्चर को बंद करो। हाँ करिए 2 मिनट। बैंक लोन 10%, बैंक लोन पे का इंटरेस्ट खर्चा है, इसलिए पीएनएल के डेबिट। ठीक है, समझा सबको? पक्का पक्का? ओके ठीक है। सो इनफ फॉर टुडे। यहाँ पे आप लिख लो, जिस लोगों को कन्फ्यूजन है वापस से एक बार देख लेने का, इसको लेक्चर को लिख लेना। जिनको कन्फ्यूजन नहीं है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका दिमाग है, आपको याद है। हम लोग फिर कल